हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 की जो थर्ड एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है फंक्शन लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग और मैप from x to y if and only if for each x belongs to x there exists a unique y belongs to y such that x y belongs to f। तो अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं x और y, तो x क्रॉस y मीन्स x और y की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट f फंक्शन होगा फ्रॉम x टू y इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल तभी फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, हमारा जो फर्स्ट सेट है उसका हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y, आपके y में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए सच दैट जिससे कि हमारा x और y हमारे f से रिलेटेड हों, हमारे फंक्शन से रिलेटेड हों। तो इस तरीके से हमारे पास दो चीज़ें इसमें हमारे को देखने को मिलती हैं कि कोई फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। तो फंक्शन में हमारे पास दो बातें होती हैं। पहली बात तो जो हमारा फंक्शन f से डिनोट करता हूँ मैं, जैसे हम रिलेशन को r से डिनोट करते हैं। एक्चुअली जो फंक्शन है वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। रिलेशन को आगे कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो कोई रिलेशन f सब फंक्शन कहलाएगा। पहली बात तो ये है कि वो x क्रॉस y का सबसेट होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x और y का सबसेट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट x y बिलोंग्स टू f। तो आपके जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट सेट है x, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि हमारे किसी न किसी y के एलिमेंट से जुड़ा हुआ ना हो थ्रू f के थ्रू। अगर वो किसी से, अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट ऐसा है x में जो कि हमारे फंक्शन के, हमारे रूल के थ्रू y में नहीं है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन, तब हम कहेंगे कि वह फंक्शन नहीं होगा। सेकेंडली, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स x का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके लिए y, आपके पास y में दो वैल्यू बनती हों। तो y में यूनिक वैल्यू हमने यहाँ पर कहा है, तो यूनिक होना चाहिए। x की वैल्यू रखने पर हमारे पास वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा y में होना चाहिए जो x से रिलेटेड हो। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम फंक्शन के कारण सेम वैल्यू दे रहा है, तो तब हम कहेंगे वो हमारा फंक्शन रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो दो कंडीशन इसमें ज़रूरी हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सभी के सभी x के सभी एलिमेंट किसी न किसी y के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा, x का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो y के एक से ज़्यादा एलिमेंट से जो कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, रिलेटेड हो। तो x की एक वैल्यू के लिए y में एक ही वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन हैं हमारे फंक्शन के लिए। तो अगर कोई भी रिलेशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y। और अगर इनमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी क्लियर नहीं होती तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। तो इसको मैं कुछ वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मेरे पास ये सेट x का, ये सेट y है, 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आप ले लेते हैं 5 6 7 और यहाँ पर मैं y इजिकल टू x प्लस 4, ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पर 1 जो है वो 5 से रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 4 y इक्वल टू 5 आ रहा है। 2 जो है वो आपका 6 से कनेक्टेड होता है
x इजिकल टू 2 रखने पर y की वैल्यू 6 आ रही है मेरे पास। 3 जो है वो 4 7 से कनेक्टेड है, 3 + 4 7 बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो x का प्रत्येक एलिमेंट है y के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा फंक्शन को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन f(x) = x + 4, तो ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं x, y, z, a, b, c एंड d। तो हमारे पास इस सेट x में 3 एलिमेंट्स हैं, x, y एंड z। सेट y में 4 एलिमेंट हैं, a, b, c, d। सपोज x इज कनेक्टेड टू a, y is connected to b and z is connected to c and d। तो हमारे फंक्शन f के थ्रू अगर मेरे पास f(x) की वैल्यू a, f(y) की वैल्यू b, f(z) की वैल्यू c और d आ रही हैं, तब हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। कारण क्या है, यहाँ पर हमारा जो z है, z बिलोंग्स टू फंक्शन सेट x हैज़ 2 इमेजेस। तो यहाँ पर z की एक वैल्यू के लिए y में 2 हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं जो z से एसोसिएटेड हैं, z से जुड़े हुए हैं। तो यूनिक वाला जो आपका रूल था वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा। एक ही एलिमेंट 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें सपोज P, Q, R, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ L, M। तो यहाँ पे सपोज आपका P L से कनेक्टेड है, R M से कनेक्टेड है, और हम देख रहे हैं जो Q है वो किसी भी Y में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो Y से कनेक्टेड हो, सॉरी Q से कोई भी आपका जो Q है, Q बिलोंग्स टू X हैज़ नो इमेज इन Y, therefore there is no element in Y which is connected to Q, therefore it is not a function। तो यह एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की जो पहली शर्त है वो ये कहता है कि ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू y। तो अगर हर एलिमेंट के लिए कोई भी, अगर एक सिंगल एलिमेंट भी मेरे पास x में ऐसा है जिसके लिए कोई भी एलिमेंट y में नहीं है जो उससे कनेक्टेड हो, तब हम कहेंगे कि वो आपका रिलेशन जो है वो फंक्शन की फॉर्म नहीं करता। तो 2 कंडीशन हैं जब फंक्शन हमारा नहीं बनेगा। पहली बात तो ये कि हमारा जो फर्स्ट सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो y से जुड़ा ना हुआ हो। दूसरा, फर्स्ट जो हमारा सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी 2 इमेज हों, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स y के एलिमेंट से वो कनेक्टेड हो, तब भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। अदरवाइज वो सभी केसेस में फंक्शन बनता है। इसमें आप एक चीज़ और क्लियर करें, ये मेरे पास x है, ये सेट y है। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल कनेक्टेड टू p, 2 इज़ कनेक्टेड टू p, 3 इज़ कनेक्टेड टू p। तो ये हमारा फंक्शन होगा। कारण क्या है, यहाँ पर x में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एलिमेंट y के एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो। तो सभी के सभी किसी न किसी से एसोसिएटेड हैं, और एक x के किसी भी एक एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर f(1) = p है। तो f(1) फंक्शन में 1 रखने पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है y के अंदर। इसी तरीके से f(2) भी p है, f(3) भी = p आ रहा है हमारे पास।
तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि अलग अलग जो एलिमेंट हैं एक्स के वो वाई के किसी सेम एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर है कि कोई एक एलिमेंट 2 या 3 या ज़्यादा वाई के एलिमेंट से कनेक्टेड है तब आप कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। तो यूनिक वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 रखने पर आपके पास एक ही एलिमेंट आ रहा है पी, 2 रखते हैं तब भी मेरे पास एक ही एलिमेंट आ रहा है पी, 3 रखने पर फंक्शन में तब भी एक ही एलिमेंट आ रहा है पी। तो 1 भी एक से कनेक्टेड है, 2 भी 1 से एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, 3 भी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये फंक्शन है हमारा। तो फंक्शन सिर्फ ना होने की 2 ही शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? अगर आपके पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिखता है जो किसी से कनेक्टेड ना हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर x का कोई एक एलिमेंट y में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। ये हमारी जो कंडीशन है डेफिनेशन के हिसाब से, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद मेरे पास इसमें टॉपिक आता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन, और उससे पहले एंड रेंज, लेकिन डोमेन एंड रेंज देखने से पहले मैं आपकी इसमें इमेज एंड प्री इमेज पे जाता हूँ। इमेज एंड प्री इमेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो x के जैसे कि f ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू y में p से कनेक्टेड है, तो y जो है वो 1 की इमेज कहलाएगा। तो p जो आपका 1 की इमेज है, 2 की इमेज भी p बनेगा, 3 की इमेज भी p बनेगा। तो थ्रो फंक्शन हमारे पास x y z की जिस भी वैल्यू से कनेक्टेड होंगे तो वो उसकी इमेज कहलाता है। और यहाँ पर p के लिए 1 प्री इमेज है, p के लिए 2 भी प्री इमेज है, 3 के लिए और p के लिए 3 भी p इमेज होगी। तो x की जो वैल्यू हैं वो प्री इमेज होंगी y की वैल्यू के लिए। और इस चीज़ को मैं थोड़ा इस तरीके से समझ सकता हूँ। द यूनिक एलिमेंट y ऑफ y इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट x अंडर द फंक्शन f। द यूनिक एलिमेंट y belongs to set y is called the image of the element x belongs to x under the function f। तो फंक्शन f के अंडर हमारे पास जो y होगा x की इमेज कहलाएगा। द यूनिक एलिमेंट y इज़ कॉल्ड इमेज ऑफ द एलिमेंट x। तो x जिस एलिमेंट से y के जिस एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो वो उसकी इमेज कहलाएगी, और जो x होगा वो y की प्री इमेज होगा। द एलिमेंट x is called a pre-image of y। तो x जिस y से कनेक्टेड होगा y कहलाएगा इमेज, और y का इन्वर्स अगर आप देखें, इन्वर्स इमेज या प्री इमेज आप कह सकते हो, तो x उसकी प्री इमेज कहलाती है। उसके बाद आता है हमारे पास डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन जो है हमारे पास तो यहाँ पर डोमेन जो हमारा होगा सेट x जो है हमारा डोमेन होगा। द फंक्शन, अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम x टू y मेरे पास फंक्शन है तो x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द
function and y is called कोडोमेन। तो अगर मेरा फंक्शन f जो है वो x2y है तो आपका जो x है वो डोमेन होगा और जो y है वो कोडोमेन होगा। सेट x इज कॉल्ड द डोमेन एंड सेट y इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f। नाउ रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट होगा जो कि हमारे जिन y के जिन एलिमेंट्स से हमारा x के एलिमेंट एसोसिएटेड हैं उन सभी का जो सेट होगा वो आपकी रेंज कहलाएगा। तो रेंज जो हमारा होगा वो f ऑफ x आएगा, यानी कि x की वैल्यू रखने पर y से हमारे पास जितने भी y में जो एलिमेंट होंगे जो x से एसोसिएटेड होंगे वो उन सभी का जो सेट होगा वो रेंज कहलाएगा हमारा। जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। कोडोमेन में रेंज से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर x जो है x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is called dependent variable। तो y डिपेंड करेगा x के ऊपर, जबकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते रहेंगे फंक्शन में से, फर्स्ट सेट में से x में से, और फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो वो y को जो देगा तो y डिपेंड करेगा आपके x के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। तो इसलिए x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि y डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट इज किसी भी फंक्शन को लिखने के हमारे पास कई तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, तो किसी फंक्शन को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे फंक्शन से रिलेटेड होंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी रूल के माध्यम से हम उस चीज़ को लिखते हैं। थर्ड हमारे पास बाय फार्मूला, किसी फार्मूला बना के भी आप बाय फार्मूला, तो एक फार्मूले के थ्रू भी आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, जैसे कि y = 5x + 3 इस टाइप से। तो x की वैल्यू हम रखते रहेंगे, y की आती रहेंगी। तो ये फंक्शन हो सकता है। बाय एरो डायग्राम, अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया था। बाय एरो डायग्राम भी आप इस चीज़ को दिखा सकते हो। और फिफ्थ जो हमारे पास है वो है बाय ग्राफ। आप ग्राफ बना के भी किसी फंक्शन को शो कर सकते हो। तो किसी फंक्शन का ग्राफ भी बनाया जा सकता है। इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दिए हुए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे कि फर्स्ट इसमें है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, तो किसी फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे अगर कोई फंक्शन सेट a से b तक है और b और a जो आपके हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हों, तब उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। ए फंक्शन f फ्रॉम a to b, फ्रॉम सेट a to b या x to y, जैसे भी आप लिखें a to
B where A and B are sets of रियल नंबर्स के अगर दो सेट्स हैं आपके पास इज़ कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अगर हमारा कोई फंक्शन सेट ए से बी तक है और ए और बी जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं तो उस फंक्शन को हम सेट रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। सेकंड इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे अगर वो किसी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो कोई भी फंक्शन जो इस टाइप का हो ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड सो ऑन, तो इस तरीके के किसी भी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी, है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसी में आप n डिग्री की पॉलिनोमियल अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए नॉट। यहाँ पर ये कोई रियल नंबर होगा x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। ये चलती जाएगी प्रोसेस, लास्ट में an आ जाएगा आपके पास, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 an ये आपके कोई रियल नंबर हैं। इनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है। x की पावर n कम होती जा रही है, इसको आप पावर को वेरिएबल की पावर जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एक पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो n डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। इसमें आपने ये ध्यान रखना है a नॉट नॉट इक्वल टू 0। आपका जो n x की पावर n का कोफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता, बाकी 0 हो सकता है कोई भी। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी भी हो तो उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। थर्ड इज रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन पी एक्स बाय क्यू एक्स की फॉर्म में है तो वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर polynomial functions and qx not equal to 0। तो ऊपर भी पोलिनोमियल बाय नीचे ही पोलिनोमियल। तो ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। तो रैशनल फंक्शन आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे पास इसमें आता है ओड एंड इवन फंक्शंस। फोर्थ इज ओड फंक्शन। तो किसी फंक्शन को हम ओड फंक्शन कब कहेंगे? अगर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स रखें और उस चीज़ की वैल्यू माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आती है। हमारा जो f(x) था उसका नेगेटिव बन जाती है, तब हम उसको ओड फंक्शन कहेंगे। और फिफ्थ है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में भी आप f ऑफ माइनस एक्स को चेक करते हैं। x की जगह आपने माइनस एक्स रखा और हमारे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि वो इक्वल टू f ऑफ x आ जाता है, तब हम उसको इवन फंक्शन कहेंगे। अगर नेगेटिव ऑफ f(x) आता है तब वो ओड फंक्शन कहलाएगा। ओड और इवन फंक्शन की ये हमारे पास डेफिनेशन रहती है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या बनता है, हम देख लेते हैं इस चीज़ को। सबसे फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर हमारा f(x) इक्वल टू x है तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। सेकंड इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर f ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट है,
c where c is any constant, c is a real number, where c is a real number। तो अगर फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। थर्ड इज लीनियर फंक्शन। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई है, लीनियर पॉलिनोमियल बनता है तो उसको आप लीनियर फंक्शन कहेंगे। फोर्थ इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो यहाँ पर आपका जो एफ एक्स है वो अगर मोड ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन भी इसको कहते हैं हम, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मोड ऑफ एक्स जो है वो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मोड ऑफ एक्स बोलते हैं। तो मोड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव आता है, एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस चीज़ को कई बार हम इस तरीके से भी लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ी है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू वही रहेगी, सेम की सेम ही। और नेगेटिव ऑफ एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर एक्स नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव का नेगेटिव करके उसको प्लस बना दिया जाता है, यानी कि वो एक्स हमारा जैसे कि -2 है तो मोड ऑफ एक्स जो होगा माइनस ऑफ -2 इंच माइनस माइनस प्लस का 2 होगा। इसका नेगेटिव नंबर लेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होता है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो अगर हमारा x पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ आ गया, अगर x नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव करके उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, यानी कि माइनस ऑफ x हो जाएगी इस चीज़ की वैल्यू। फिफ्थ इसके अंदर हमारे पास है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू, इस चीज़ को इस तरीके से छोटी बड़ी ब्रैकेटों में लिखा जाता है एक्स। तो यहाँ पर हमारा एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की वैल्यू जो है वो इंटीजर ही रहती है। जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है उस नंबर के पास छोटा सबसे इस नंबर से छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा उस चीज़ की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1.3, अगर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसके नियरेस्ट जो है हमारे पास, इससे छोटा जो नंबर होगा उसको हम लेंगे इसी तरीके से। अगर मैं 0.8 लेता हूँ सपोज, तो इस चीज़ की वैल्यू 0 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 अगर मेरे पास है तो इससे छोटा हमारे पास -3 आएगी इस चीज़ की वैल्यू, क्योंकि आपने इस नंबर से छोटा नियरेस्ट इंटीजर जो है कंप्लीट वो आपने इसकी वैल्यू लेना है। -4.5 अगर मैं लेता हूँ तो ये चीज़ इक्वल टू -5 होगी। 7.2 अगर आप लेते हैं तो इस चीज़ की वैल्यू 7 आएगी। 9.9 लेते हैं तो इस चीज़ की वैल्यू 9 आएगी। तो इस तरीके से इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। इसमें x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप रखें, लेकिन इस चीज़ की वैल्यू कोई भी इंटीजर आएगी जो इस नंबर के नियरेस्ट छोटा नंबर होगा, छोटा इंटीजर हमारे पास, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। बहुत जगह इस चीज़ को हम मैथ में देखते हैं, तो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सिक्स टाइप ऑफ फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन में मेरे पास कोई फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 इफ़ एक्स इज लेस देन 0।
तो इस फंक्शन में हमारे पास जो रेंज होती है वो सिर्फ -1, 0 और 1 होती है। एक्स की सभी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। सभी रियल नंबर जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनके लिए -1 रहती है। और x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू अगर 0 हो तो इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन के नाम से कहते हैं। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं, इनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। ये आगे हमारी +1 +2 के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कुछ अलजेब्रा है हमारे पास, तो अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं f फ्रॉम सेट x टू सेट रियल नंबर r, सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर है, एंड g बी अनदर फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो f + g ऑफ x, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं f of x + g of x। तो ये सम ऑफ टू फंक्शंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों का सम जो है उनके अलग अलग सम के इक्वल होगा। इसी तरीके से f - g of x डिफरेंस अगर आप लेंगे उन चीज़ों का तो fx - gx करके आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ मैं, f × g of x अगर आप लेंगे तो इस चीज़ को fx × gx लिख सकते हैं। सिमिलरली f/g of x = fx/gx आप लिख सकते हैं। शर्त ये है कि gx जो है वो ≠ 0 होना चाहिए हमारा। तो इस तरीके से हम फंक्शंस के सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीज़न निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.3 पर। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है ये भी हमारे लिए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीज़न इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपने बताना है, हमारे पास कुछ रिलेशंस दिए हैं। फर्स्ट में r = 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जो एलिमेंट हैं हमारे रिलेशन के। तो ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा ये हमने बताना है। और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा ये भी हमने बताना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर जो हमारा रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनमें हम ये देखेंगे कोई भी फर्स्ट एलिमेंट जो ऐसा तो नहीं है कि जो 2 बार आया हो। तो यहाँ पे 2 का 1 से रिलेशन है, 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से, 11 का 1 से, 14 का 1 से, 17 का 1 से। तो यहाँ एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा हो, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो इसलिए ये फंक्शन होगा। इसमें आप लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट नो टू डिफरेंट ordered pairs in the given relation have a same first element। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसमें के 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं हैं जिनका सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम होता हो। देयरफॉर इट्स अ फंक्शन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो यह जो रिलेशन है एक फंक्शन बनेगा। और यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 2, 5, 8, 11,
14 और 17 ये आपका डोमेन है। और रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, तो सभी एलिमेंट्स इसमें वन ही है, तो एक ही एलिमेंट आपका इसमें आएगा और दैट इज़ वन। तो ये हमारा फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी पे सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। पार्ट 2 में मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है और आपके पास है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। तो ये आपके पास एक रिलेशन है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ चेक करेंगे कि कोई ऑर्डर्ड पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर ऐसे तो नहीं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो हम फर्स्ट एलिमेंट्स को चेक करते हैं 2 4 6 8 10 12 14। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी इसमें लिख देंगे। वी ऑब्जर्व दैट no two different ordered pairs in the given relation have a same first element। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर में आपका डिफरेंट है। तो इसलिए आपका जो डोमेन है उसका हर एलिमेंट का एक यूनिक हमारे पास इमेज है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। और यहाँ पे डोमेन आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है उनका सेट बनेगा। डोमेन ऑफ फंक्शन इज यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और रेंज हो जाएगा जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के। तो सेकंड एलिमेंट में मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। थर्ड पार्ट पे आते हैं। पार्ट 3 में मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ पर आप इजीली देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर 1 3 का है और 1 5 का, तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें सेम है। तो 1 जो है उसकी 2 डिफरेंट इमेजेस आपके पास दिखाई दे रही हैं। यहाँ 1 की इमेज 3 बन रही है, यहाँ 1 की इमेज 5 बन रही है। तो जबकि हमारी फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार कोई भी डोमेन से रिलेटेड कोई भी जो एलिमेंट होगा उसका यूनिक आपके पास इमेज होनी चाहिए, यूनिक वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस चीज़ में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 की 2 अलग अलग इमेज आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसमें आप लिखोगे सिंस 2 ordered pairs 1 3 and 1 5 have same first element तो अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ये आपका रिलेशन नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन।
तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन है, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है एक्स का मोड जो है वो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे the function is defined, the function fx is defined for all real values of x की कोई भी रियल वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। यहाँ पर पुट करने पर तो फंक्शन सभी रियल एक्स की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफाइन होगा ये। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज में अगर मैं देखता हूँ तो क्योंकि हमारा जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, सिंस mod ऑफ x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है x, चाहे जो मर्जी हो। कोई भी रियल आप नंबर आप लोगे तो mod ऑफ x ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन और 0, इक्वल टू 0 होगा या 0 से बड़ा वैल्यू आएगी, क्योंकि मोड पॉजिटिव होता है। x अगर नेगेटिव भी है तो उसका मोड आप लेते हो मॉडुलस फंक्शन में, वो पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। अगर ये चीज़ आपकी पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये चीज़ हमेशा नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है तो मोड उसको प्लस का बना देगा, लेकिन बाहर वाला जो माइनस साइन है ये उसको दोबारा से नेगेटिव कर देगा। तो इस चीज़ की वैल्यू आपकी हमेशा 0 या 0 से लेस होगी, 0 से कम होगी, 0 से छोटी होगी, क्योंकि माइनस वैल्यू आएगी। तो देयरफॉर हमारा ये चीज़ एफ एक्स थी, तो x के लिए एफ एक्स क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल या उससे कम रहेगी। तो रेंज मेरे पास फंक्शन की क्या आएगी, रेंज मीन्स फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो आपके पास 0, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम रहेंगी। तो रेंज आपके पास आएगी -∞ टू 0, इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे सेमी क्लोज्ड इंटरवल को हम यूज़ करेंगे। तो -∞ से लेकर 0 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो इस फंक्शन की वैल्यू आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - x स्क्वेयर इट्स स्क्वेयर रूट। तो हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट रियल नहीं होता। तो ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा अगर इस चीज़ की वैल्यू रूट से अंदर जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड if 9 - x स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 - x स्क्वेयर अगर आपका ग्रेटर देन या 0 या 0 से बड़ा वैल्यू आएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तभी एफ एक्स की वैल्यू रियल आ सकती है कोई। क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो रियल वैल्यू नहीं होगी। दैट इम्प्लाइज टू -x स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। दैट इम्प्लाइज टू, अब बीच में अगर इक्वल की बजाय अनइक्वल का साइन है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, और माइनस को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, दोनों तरफ से माइनस को हटा दें और जो बीच के साइन है वो ग्रेटर देन का है तो लेस देन का बन जाता है, लेस देन का है तो ग्रेटर देन का बन जाएगा। तो ये चीज़ लेस देन इक्वल टू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप माइनस से माइनस को सीधा काटते नहीं जैसे आप इक्वल में करते आए हो पहले तक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में
अगर हमारे पास इस तरीके से दोनों तरफ साइन है, माइनस साइन आ जाता है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उनके साइन को हटा के माइनस से प्लस बना देंगे, और जो साइन है बीच में ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन का हो जाएगा, लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन का बन जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 से कम रहनी चाहिए, तो ऐसा कब होगा, एक तो पॉजिटिव वैल्यू में इस तरीके से इस चीज़ को समझ लें ध्यान से, x इज़ लेस देन इक्वल टू जो साइन है वही साइन यहाँ रहेगा, और इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो या तो हम 3 से छोटी वैल्यू लें, या फिर इसमें हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा -3 के लिए। तो -3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू अगर आप लोगे तो x का स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा रहेगा हमारे पास, या इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो डोमेन आएगा x की कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हो इसमें, वो है -3 to 3। इक्वल का साइन भी है तो क्लोज्ड इंटरवल में आप इस चीज़ को, तो रेंज निकालने के लिए हम इस चीज़ को फंक्शन को लेट कर लेता हूँ मैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग करता हूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, x स्क्वायर इक्वल टू 9 - y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, ये हमारा फंक्शन बन गया, तो यहाँ से x को अगर आप निकालते हैं तो वही स्क्वायर रूट बन जाएगा 9 - y स्क्वायर का। अब x कब डिफाइन होगा, x कब रियल होगा, तो जब हमारा ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब। तो क्लियरली इसी तरीके से क्लियरली x इज डिफाइंड इफ 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, माइनस दोनों तरफ से हमने हटा दिया, तो y जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो y की जो वैल्यू होगी -3 और 3 के बीच में होगी, बट 9 - x स्क्वायर हमारा फंक्शन है, क्योंकि तो जब आप x की वैल्यू 0 से -3 से 3 तक रखोगे तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आएगी, बट जो y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रख सकते। तो इससे बड़ी जो वैल्यू हैं और 3 से छोटी जो वैल्यू हैं आप लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। देयरफॉर रेंज जो होगी हमारी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3 होगी। तो इस तरीके से ये हमारी रेंज निकल आएगी। यानी कि इस फंक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो फंक्शन f(x) √9 - x स्क्वायर जो मेरा फंक्शन है, ये सिर्फ -3 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं या ये खुद इन्हीं के लिए डिफ़ाइन है। अदरवाइज इनसे बड़ा कोई नंबर लोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो आप रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते फंक्शन की। और इसमें ये वैल्यूज़ रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आएगी वो 0 और 3 के बीच में मैक्सिमम आएगी। अगर आप 3 या -3 लेते हैं तो 9 - 9 0 बन जाएगा, और अगर आप 0 वैल्यू रखते हो तो हाईएस्ट ये 9 बन सकता है, 9 - 0 करके, जिसका रूट क्या होगा 3 होगा। तो इसमें हमारे पास जो रेंज है वो ये बन जाती है 0 to 3 के बीच में। पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस चीज़ की, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये चीज़ हमेशा y की वैल्यू जो यहाँ से पॉजिटिव रहेगी, -3 और 3 के बीच में x की हम कोई भी वैल्यू क्यों ना रख लें। तो इसमें हम जो नेगेटिव वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं तो उनको मैं निगलेक्ट करूँगा, क्योंकि y जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ से y की वैल्यू -3 और 3 के बीच में हमने रखनी है। तो ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव हैं और -3 और 3 के बीच में है वो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, इधर भी इक्वल है। तो आप इसको क्लोज्ड इंटरवल में बंद करेंगे, ना कि ओपन इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 3, ए फंक्शन f(x) इज डिवाइन दिस, फाइंड राइट डाउन द वैल्यूज़। तो हमारे पास f(x) जो है वो दिया हुआ है 2x - 5। तो आपने f0, f7, f -3 की वैल्यू निकालनी है, या आप 10th क्लास में कर ही चुके हैं।
एफ ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए एक्स इजिकल टू ज़ीरो डाल दें फंक्शन में, 2 इंटू ज़ीरो माइनस 5, तो ज़ीरो बन जाएगा, 0 माइनस 5 इजिकल टू -5 आ जाएगा। सेकंड इज़ एफ ऑफ 7, तो एफ ऑफ 7 निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 7 रख दें, 2 इंटू 7 माइनस 5, दैट इज़ 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 आ जाएगा आपके पास। एफ ऑफ -3 निकालने के लिए हम एक्स की जगह -3 पुट कर देंगे, 2 इंटू -3 माइनस 5, 2 को -3 से करोगे -6 माइनस 5, दैट इज़ इक्वल टू -11। तो इस तरीके से हम ये क्लास 10th में भी कर चुके हैं इस चीज़ को। किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालते हैं तो 0 की इमेज -5 आती है, 7 की इमेज 9 आती है, -3 की इमेज -11 आती है। और इसी तरीके से तो ये इमेज कहते हैं इस चीज़ को, हम पीछे कर चुके हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे दिया है एक फंक्शन जिसमें द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में चेंज करना, तो 9c/5 + 32। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने फर्स्ट T0 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप, 9/5 इंटू 0 + 32, तो ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा ये सारा का सारा, 0 + 32 दैट इज़ इक्वल टू 32। नेक्स्ट इज़ सेकंड पार्ट में आपने निकालना है T28 को। तो यहाँ पे आप c की वैल्यू 28 रख दें, 9 इंटू 28/5 + 32। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 9 को 28 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं और उसमें 32 ऐड कर देंगे। 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी 18 और 7 हो जाएंगे मेरे पास 25 बाय में 5 + 32। इस चीज़ को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 2 बच गया, 5 ना जाने की 0 आ जाएगी, 2 पॉइंट लगा के 0 लगा दी, 20 हो जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20 प्लस में 32 भी है, 50 + 32 82.4 एज इट इज आ जाएगा। तो T28 की वैल्यू मेरे पास आती है 82.4। थर्ड पार्ट में इसमें मैंने निकालना है आपका T ऑफ -10। तो यहाँ पे 9 इंटू -10/5 + 32, 5 2 ज़ा 10 होते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -18। 9 इंटू -2 करोगे, प्लस का 32 है, तो 18 माइनस हो जाएंगे 32 में से, मेरे पास बचेगा 14। तो T ऑफ -10 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 14। नेक्स्ट आपने बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन Tc इज इक्वल टू 210, सो 12। तो अब की बार आपको 212 Tc की वैल्यू दे रखी है, तो आपने Tc की जगह 212 रख दिया। तो यहाँ पे पहले 32 इधर आएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5। आपके पास बच गया 081 इज इक्वल टू 9c/5। अब 5 और 9 को इस साइड ले आता हूँ मैं, 180 इंटू 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9 डिवाइड में इक्वल टू c, 9 2 ज़ा 18 0, देयरफॉर c आपका 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू रखेंगे फंक्शन में और उसकी जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे पास फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट में f(x) मेरे पास दिया हुआ है 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास x
कि वो वैल्यूज आपने लेनी है वो सभी रियल नंबर जो ग्रेटर देन 0 हैं, यानी कि 0 से बड़े सभी पॉजिटिव रियल नंबर आप लेंगे। तो x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो रेंज होगा हमारे पास। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे फंक्शन की होंगी अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर ऑल x greater than 0 we have, तो 3x भी क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं x की, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा आपका पॉजिटिव रहेगा। दैट इम्प्लाइज टू अगर 3x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस ऑफ 3x आपका लेस देन 0 हो जाएगा। उसका नेगेटिव नंबर जो है वो माइनस का आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव नंबर, और अगर माइनस मीन 0 से छोटी वैल्यू है। दैट इम्प्लाइज टू अगर आप इस लेफ़्ट साइड में 2 ऐड करते हैं तो आपको राइट साइड में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 3x लेस देन 2 प्लस 0। दैट इम्प्लाइज टू जो 2 माइनस 3x है ये हमारा f(x) है फंक्शन लेस देन 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 से छोटी ही रहेगी अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो देयरफॉर जो हमारी रेंज होगी वो आपकी -∞ से लेकर 2 तक कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू -∞ टू 2। अब इक्वल का साइन नहीं है तो हम ओपन इंटरवल को यूज़ करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल को यूज़ नहीं करेंगे। और इन्फिनिटी की तरफ तो हम कभी भी क्लोज्ड इंटरवल कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसका हमें पता ही नहीं है। तो -2 से छोटे सभी रियल नंबर जो होंगे -∞ तक वो सारे हमारी रेंज होंगे, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये चीज़ की वैल्यू घटती जाएगी। सेकंड पार्ट पे हम देखते हैं, इसमें मुझे फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2। x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हमारा जो फंक्शन है इसमें किसी भी रियल वैल्यू को अगर आप x की जगह रखते हैं तो फंक्शन की रियल वैल्यू ही आएगी, नो डाउट। अब हम देखते हैं कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह सकती हैं, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, कहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक और मिनिमम कहाँ तक हो सकती है। तो अगर आप ध्यान दें, वी हैव, हमें पता है किसी भी नंबर का स्केयर, कोई भी रियल नंबर है उसका स्केयर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि x² इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कोई भी x जिसकी कोई रियल वैल्यू रखेंगे x की जगह हम, तो x² हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट इम्प्लाइज टू x² अगर 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो x² प्लस 2 क्या होगा, वो 2 या 2 से बड़ा होगा। तो इधर 2 ऐड किया तो आपने इधर भी 2 ऐड कर दिया, 0 प्लस 2 2 बन जाएगा। और ये हमारा फंक्शन है f(x) ग्रेटर देन 2। तो इस चीज़ की वैल्यू, हमारे फंक्शन की वैल्यू x जो मर्जी आप रख लें 2 से बड़ी या 2 के इक्वल आएगी। अगर x 0 रखते हो तो ये 0 बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू 2 बनती है इसकी, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे x बड़ी वैल्यू लेता रहेगा प्लस में या माइनस में। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f(x) हमारी क्या होगी, इक्वल है तो क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। तो इधर ओपन रखेंगे आप, यानी कि छोटी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो -2 से लेकर उससे बड़ा कोई भी रियल नंबर हमारा फंक्शन की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू आप x की रख सकते हो, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू आएंगी वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में होंगी, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 या 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी इसमें रेंज बन सकते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं, फंक्शन जो हमारा है f(x) इज इक्वल टू x। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, देख रहे हैं आप। तो आइडेंटिटी फंक्शन में जो x की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी, जो हमारा
एक्स होगा वही आपके फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी कि जो डोमेन होगा वही रेंज बनेगी आपकी। तो सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है, और जो वैल्यू इसकी होंगी वही हमारी रेंज होगी। तो देयरफॉर रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सभी रियल नंबर्स का जो हमारा सेट बनेगा वो हमारी रेंज होगी इसमें। तो इस तरीके से हम रेंज में वो देखते हैं कि एक्स की सभी वैल्यू डालने पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, उन सभी का जो सेट होगा उसको हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। और एक्स की जिन वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, जो रियल वैल्यू दे सकता है एक्स की, वो सारी वैल्यूज़ आपका सेट ऑफ डोमेन होगा, यानी कि set of all those values of x for which our function is defined, that is domain of the function, and all possible value of function in the domain is called the range of the function। तो फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास आएंगी वो रेंज होगी, और x की जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और हमारा फंक्शन डिफाइन हो वो डोमेन कहलाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3, तो इसको ध्यान से करें, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।